हेलो फ्रेंड्स, ये फिफ्थ सेमेस्टर का हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक सूत्र है, स्पष्ट कीजिए। काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक पक्ष है। काव्य हेतु दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य एवं हेतु, जिसमें काव्य का अर्थ होता है कविता और हेतु का अर्थ होता है कारण। अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना या काव्य प्रणयन की क्षमता उत्पन्न कर देने वाला कारक काव्यम कारण काव्यम हेतु कहलाता है। ये साधन ही कवि को काव्य प्रणयन में सक्षम बनाते हैं। इन्हें ही साहित्य का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। अन्य शब्दों में काव्य कार्य है एवं हेतु कारण है। जिस प्रकार जीवन की मूल प्रेरणाओं के विषय में अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता आ रहा है, उसी प्रकार काव्य की प्रेरणाओं की विवेचना भी आवश्यक है। यद्यपि इस विषय में एकमत होने की संभावना नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रेरणा की दृष्टि से स्वयं कवियों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। फिर से देखते हैं, काव्य हेतु क्या है। काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक पक्ष है। काव्य हेतु दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य एवं हेतु, जिसमें काव्य का अर्थ है कविता एवं हेतु का अर्थ है कारण। अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना या काव्य प्रणयन की क्षमता उत्पन्न कर देने वाला कारण काव्य हेतु कहलाता है। ये साधन ही कवि को काव्य प्रणयन में सक्षम बनाते हैं। इन्हें ही साहित्य का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। अन्य शब्दों में काव्य कार्य है एवं हेतु कारण है। जिस प्रकार जीवन की मूल प्रेरणाओं के विषय में अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता आ रहा है, उसी प्रकार काव्य की प्रेरणाओं की विवेचना भी आवश्यक है। यद्यपि इस विषय में एकमत होने की संभावना नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रेरणा की दृष्टि से स्वयं कवियों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, श्रृंगार, सजावट आदि। साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। पहला है अलंकरोतीत अलंकारा और दूसरा है अलंकृत्य अनित्य अलंकारा। फिर से देखते हैं, अलंकार की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अलंकार की परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, श्रृंगार, सजावट। साहित्य शास्त्र में अलंकार का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। इसकी उत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। पहला है अलंकरोतीत अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। दूसरा है अलंकृत्य अनित्य अलंकारा, जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित हो उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो प्रयोग कौन से हैं? पहला है अलंकरोतीत अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत या सुशोभित हो उसे अलंकार कहते हैं। दूसरा है अलंकृत्य अनित्य अलंकारा, जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित हो उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति की शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। आचार्य भामा के अनुसार अलंकार क्या है? क्रा अभिधेय शब्दोक्तिरिष्ठा वाचाम अलंकृति, अर्थात शब्द और अर्थ की वक्तापूर्ण उक्ति को अलंकार कहते हैं। यहीं पर रुद्र के अनुसार देखें तो विधान, प्रकार, विशेष एवं चालंकारा कथन की विशेष पद्धतियां ही अलंकार हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार।
अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सभी शब्दालंकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यमक अलंकार के कोई उदाहरण। तोपो बारो उर्वशी सुनी राधिके सजान, तू मोहन सी उर्वशी होए उर्वशी समान। ये तो यमक अलंकार का उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण बहुत सिंपल सा है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बोरा जगह पावे बोरा। इसमें एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे का अर्थ होता है धतूरा, जिसे पाकर भी लोग पागल हो जाते हैं, जिसे खाकर भी लोग पागल हो जाते हैं। ये सिंपल सा उदाहरण है, इसे आप लोग 10-12 में पढ़े होंगे, याद भी होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन है? तो आप लोगों को बता दूं, अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्य भामा, जयदेव, केशव, ये सभी अलंकार संप्रदाय के समर्थक हैं। आचार्य भामा, जयदेव, आचार्य केशव, ये सभी अलंकार संप्रदाय के समर्थक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि 2 शब्दालंकारों का नाम फिर से रिपीट हो गया है। यमक अलंकार ये भी रिपीट हो गया है। अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्य भामा, जयदेव, आचार्य केशव, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वक्रोक्ति के कितने भेद होते हैं? वक्रोक्ति के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पद परार्ध वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, 5वां है प्रकरण वक्रता और 6ठा है प्रबंध वक्रता। वक्रोक्ति के 6 भेद होते हैं, वर्ण विन्यास वक्रता, पद परार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। क्वेश्चन नंबर 11 है इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। इलियट के अनुसार वैयक्तिकता से अनेकता का जन्म होता है। इलियट के अनुसार वैयक्तिकता से अनेकता का जन्म होता है, अतः उस पर नियंत्रण रखने के लिए निर्वैयक्तिकता आवश्यक है। इलियट परंपरा और वर्तमान के मध्य रचनाकार को माध्यम मानते हैं, अतः उनका तर्क है कि माध्यम अर्थात कवि व्यक्तिगत भाव को व्यक्त करे तो वो कला नहीं है। अतः उनका मानना है, उनका तर्क है कि कवि व्यक्तिगत भाव को व्यक्त करे तो वो कला नहीं है, व्यक्तिगत सिर्फ पलायन कला है। व्यक्तिगत भाव को अभिव्यक्त करे तो वो कला नहीं है, व्यक्तिगता सिर्फ पलायन है। सृजन प्रक्रिया में कवि के समक्ष वर्तमान और अतीत का अनुभव होता है, व्यक्तिगता रही नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, अभिधामूलक और लक्षणामूलक। क्वेश्चन नंबर 13 है अरस्तु के काव्य संबंधी 2 सिद्धांत, पहला है अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा है विरेचन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 है रिचर्ड्स की 3 ग्रंथियां, पहला है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, दूसरा है द मीनिंग 1923, तीसरा है द पीपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। कौन सा है? आई रिचर्ड्स की जो 3 ग्रंथियां हैं, पहला है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स सन 1922, दूसरा है द मीनिंग 1923, तीसरा है द पीपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है आई रिचर्ड्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 16 है रिचर्ड्स ने मन को क्या कहा? आवेगों का तंत्र कहा। क्वेश्चन नंबर 17 है आई रिचर्ड्स ने काव्य के कितने भेद बताए? 2 भेद बताए, पहला है अपवर्ती कविता और दूसरा है अंतर्वेशी कविता। क्वेश्चन नंबर 18 है रिचर्ड्स ने भाषा के कितने प्रयोग बताए? 2 प्रयोग बताए, पहला है वैज्ञानिक प्रयोग और दूसरा है रागात्मक प्रयोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है आई रिचर्ड्स के प्रमुख ग्रंथ का नाम कौन सा है? क्या है? फिलॉसफी ऑफ द रिटोरिक। ये क्या है? ये आई रिचर्ड्स का प्रमुख ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई रिचर्ड्स की प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? फिलॉसफी ऑफ द रिटोरिक। क्वेश्चन नंबर 20 है आई रिचर्ड्स का पूरा नाम क्या है? आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। आई रिचर्ड्स का पूरा नाम है आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है टी.एस. इलियट का जन्म कहाँ हुआ? टी.एस. इलियट का जन्म हुआ अमेरिका में। टी.एस. इलियट का जन्म अमेरिका में हुआ। टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या है? थॉमस स्टीफेंस इलियट। क्वेश्चन नंबर 23 है टी.एस. इलियट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्निश की पुस्तक का नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ड्सवर्थ के काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक का नाम बताइए। इसका आंसर है लिरिकल बैलेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ के काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक का नाम क्या है? लिरिकल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों के नाम बताइए। कॉलरिज, शेली, कीट्स, ये सभी पाश्चात्य विद्वानों के नाम है। स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों के नाम कॉलरिज, शेली, कीट्स, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्लाइड पर दिख रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किन्हीं दो प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचकों के नाम बताइए। डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। किन्हीं दो प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचकों के नाम क्या है? एक है डॉक्टर नामवर सिंह और दूसरे हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ पे हुआ? फ्रांस में हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। कहाँ पे हुआ? फ्रांस में हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 है, औचित्य के प्रमुख भेद कितने हैं? नाम उल्लेख कीजिए। तो आंसर में देखेंगे 6वें के अनुसार औचित्य के भेद इस प्रकार है, पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीष के औचित्य संयोजन रूप वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त में से अनेक भेद अप्रासंगिक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दो मनोविश्लेषणवादी चिंतकों के नाम। पहले है सिगमंड फ्रायड और दूसरे हैं युंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, काव्य के हेतु पर प्रकाश डालिए। सफल काव्य रचना हेतु प्रतिभा का एक अनिवार्य प्रेरक तत्व है। सफल काव्य रचना हेतु प्रतिभा एक अनिवार्य प्रेरक तत्व है। इसी प्रेरक तत्व को कारण या हेतु कहा जाता है। काव्य शास्त्रियों ने प्रतिभा के अतिरिक्त कतिपय अन्य भेद बताए हैं। दंडी ने बताए हैं नैसर्गिक प्रतिभा, निर्बल शास्त्र ज्ञान, आमंद अभ्यास, रुद्र कुंतक, शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास, बामन लोक व्यवहार का ज्ञान, विद्या प्रकीर्ण। काव्य के हेतु पर प्रकाश डालिए। सफल काव्य रचना हेतु प्रतिभा एक अनिवार्य प्रेरक तत्व है। इसी प्रेरक तत्व को कारण या हेतु कहा जाता है। काव्य शास्त्रियों ने प्रतिभा के अतिरिक्त कतिपय अन्य भेद बताए हैं। दंडी नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, आमंद अभ्यास, रुद्र कुंतक, शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास और बामन ने बताए हैं लोक व्यवहार का ज्ञान, विद्या प्रकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 32 है, मन के 3 स्तर कौन से हैं? मन के 3 स्तर होते हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। मन के 3 स्तर कौन से हैं? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। चेतन मन क्या होता है? चेतन मन के 3 स्तर है। फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए हैं, जो चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन है। चेतन मन क्या है? चेतन मन का संबंध वर्तमान से है। जब वृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्तर प्रबल होता है तो उत्तेजित मन अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। क्या कहना है? चेतन मन का संबंध वर्तमान से है। जब वृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्तर प्रबल होता है तो उत्तेजित मन अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। अचेतन मन है। अचेतन मन उसे कहते हैं जहाँ अहम, अति अहम के कारण वृत्त्यात्मक ऊर्जा सफल नहीं हो पाती है, तब भावनाएं कुंठित होकर इस स्तर में एकत्रित हो जाती है। अर्धचेतन मन ये क्या होता है? ये चेतन का ही रूप होता है, जिसमें व्यक्ति की अधिकांश भावनाएं एवं मनोविकार दबे रह जाते हैं। यह ऐसा मन है जिसमें चीजें याद करने पर याद नहीं आती, परंतु जब मन पर जोर दिया जाता है तो कोई भी चीज याद भी कर सकते हैं।